नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं ईरान और मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। कल ट्रंप वाला जो बयान आया है वो तो आपने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा। ट्रंप अब कह रहा है कि मुझे खबर ये मिली है कि ईरान के अंदर हैंगिंग जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो टल गया है या रोक दिया गया है। दरअसल कुछ लोग जो पकड़े गए थे, कुछ आतंकवादी जो पकड़े गए थे, जो सरकारी ठिकानों पर निशाना बना रहे थे, जिनके बारे में यह कंफर्म है कि वो मोसाद के एजेंट हैं, उनके एग्जीक्यूशन की बात थी, उनको फांसी दिए जाने की बात थी और उसको बहाना बनाकर लगातार ईरान पर हमला करने की बात की जा रही थी। और अब ट्रंप ने कहा है कि मुझे खबर यह मिली है कि एग्जीक्यूशन टाल दिया गया है, रोक दिया गया है, वहां पर एग्जीक्यूशंस नहीं हो रहे हैं। इसका मानी यह लगाया जा रहा है, इसका मतलब यह लगाया जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बयान की वजह से अब हमला होगा ही नहीं? क्या ईरान के ऊपर से जो जंग का साया है वो पूरी तरह से हट गया है? क्या कोई अंदेशा इस बात का नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जंग होगी? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोचना थोड़ा ज्यादा नेव हो जाना होगा, थोड़ा ज्यादा मासूम हो जाना होगा। हमला अभी भी हो सकता है। इजराइल के अखबार अगर आप उठाकर देखें तो वो कहते हैं कि ट्रंप के इन बयानात के बावजूद ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ईरान के ऊपर हमला होगा। वजहें बहुत साफ हैं। अल उदैद जो कतर में बेस है, जहां से ईरान के ऊपर पिछली बार हमला किया गया था और जहां ईरान ने हमला किया था, उस बेस से अमेरिका ने अपने कई सारे सीनियर ऑफिसर्स को वापस बुला लिया। यूके ने भी अपने कई सारे सैनिकों को वापस बुला लिया। यह इस डर की वजह से होता है कि अगर इस बेस पर हमला हो तो हमारे सैनिक कम से कम मारे जाएं या ना मारे जाएं। इसके अलावा भी ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। मियाद खत्म हो जाने के बाद एयर स्पेस खोला तो गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं खोला गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ईरान ने जो उसके जंगी जहाज और बाकी सारी चीजें थी, उनको प्रैक्टिस मोड से हटा के बिल्कुल वार रेडी मोड पर डाल दिया है कि किसी भी वक्त लड़ाई शुरू हो सकती है। हिंदुस्तान, इंग्लैंड और ऐसे ही कई मुल्कों ने अपने नागरिकों को ईरान खाली करने के लिए कहा है कि ईरान से बाहर निकल आए, जैसे भी जो भी सुविधा मिले उससे ईरान से बाहर निकल आए। और ये सब बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि अभी भी जंग का अंदेशा बना हुआ है। दरअसल ईरान में जो जंग करनी है इनको, ये कोई ईरान को हराने के लिए नहीं करनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता बदलने के लिए भी नहीं करनी है। आप अगर ये सोचें कि आयतुल्लाह खामनेई को हटाकर अपने किसी पिट्ठू को बिठाने भर के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है, तो भी आप बहुत मासूम हैं। एक चीज हुई है कि जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे उसके बदले में जिस तरह से जनता वहां पर सड़कों पर आई है, आज वीडियो ये आए कि जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके आसपास जनता इकट्ठा हो गई है कि उनके ऊपर कोई हमला ना हो पाए। क्योंकि ट्रंप ने अपने पिछले बयान में यही अपील की थी कि वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, उन पर कब्जा किया जाए। जो भीड़ है, जो आतंकवादी हैं, जो सीआईए और मोसाद के एजेंट हैं, वो उनके ऊपर हमला करें। अब कई लोग इस बात के लिए नाराज हैं कि हम उनको सीआईए और मोसाद का एजेंट कह रहे हैं। उनको लग रहा है कि ईरान की जनता का गुस्सा है, उसको सीआईए और मोसाद का एजेंट क्यों कहा जा रहा है। तो मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, और ये इजराइल के चैनल 14 की खबर है। पॉम्पेई का ट्वीट वगैरह तो आप पहले ही देख चुके हैं, ये अभी कल की खबर है। और इस खबर में चैनल 14 का संवाददाता खुद ये बता रहा है कि वहां पर बाहर से लोग भेजे गए थे, मोसाद और सीआईए के लोग भेजे गए थे। एक्सटर्नल ताकतें कह रहा है। एक्सटर्नल ताकतें कौन जाएंगी? या तो इजराइल की जाएंगी या अमेरिका की जाएंगी, और मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं तो बहुत साफ है। और मैंने उस दिन भी सवाल उठाया था कि ये कैसे लोकतंत्र को लाने की बात कर रहे हैं जिसमें 3 साल की बच्ची को मारा जा रहा है, नर्स को जलाया जा रहा है और मसाजिद के ऊपर हमला किया जा रहा है। इन सब के वीडियोज अब दुनिया भर के सामने आ चुके हैं। ये अलग बात है कि वेस्टर्न मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा, वो काम हम लोगों को करना पड़ता है। तो ईरान पर हमले का जो पूरा खेल है, या ईरान में तख्ता पलट का जो पूरा खेल है, उसके पीछे क्या है? दरअसल ये ईरान को कई हिस्सों में बांटना चाहते हैं। ईरान एक बड़ा मुल्क है और बड़ा मुल्क होने के नाते न केवल इजराइल बल्कि और भी कई मुल्कों के लिए खतरे की तरह सामने आता है, जो अमेरिका के सामने पूरी तरह से झुके हुए हैं। ईरान को ये अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहते हैं, ताकि पहली बात तो ये कि ईरान बेहद कमजोर हो जाए, और दूसरी बात ये कि आपस में लड़ाइयां चलती रहें, और सबसे जरूरी बात ये कि ईरान के तेल और गैस की जबरदस्त लूट की जा सके। आपके सामने मैं एक नक्शा दिखाता हूं। ये पूरा ईरान का नक्शा है।
और इसके बंटवारे की क्या प्लानिंग है आप इस नक्शे में देख सकते हैं। ये सीआईए का बहुत पुराना प्लान है, कोई नया प्लान नहीं है, ये इजराइल और सीआईए का पुराना प्लान है। जो सबसे निचला एक हिस्सा आपको दिख रहा है, साउथ वाला हिस्सा दिख रहा है, उसको दो में बांटा गया है। पहले को अरबिस्तान कहा गया है, जिसके दो हिस्से हैं। अरबिस्तान आपस में मिला हुआ नहीं है, दो हिस्से हैं। अगर आप ईरान को जानते हैं, मिडिल ईस्ट को जानते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि अरबिस्तान उस इलाके को कहा गया है जहां तेल और गैस के सारे खदान हैं। अरबिस्तान बनने का मतलब कि सऊदी अरबिया वगैरह से इनके करीबी रिश्ते होंगे, यहां पर अमेरिका अपना सब कुछ बिठा देगा और तेल और गैस की लूट हो सकेगी। वैसे भी जितना छोटा सा अरबिस्तान बना है वो कतर की तरह या जॉर्डन की तरह ही होगा, जो कभी इजराइल या अमेरिका से मुकाबले के बारे में नहीं सोच पाएगा। उसके बीच में आपको कशकस्तान दिख रहा है और ऊपर का हिस्सा आपको पर्सिया दिख रहा है। यानी आज जो ईरान है वो सिर्फ ये ऊपर के हिस्से के बराबर रह जाएगा, जिसमें बंजर जमीन है, जिसमें खेती लायक जमीन है, लेकिन जिसके पास तेल या गैस का कोई भी स्रोत नहीं होगा। तो वो कैसा मुल्क होगा आप समझ सकते हैं। एक हिस्सा बलोचिस्तान का है जहां बलोच रहते हैं, उसको काट देने का प्लान है ताकि पाकिस्तान उसको अपने आप में मिला सके और उसके बाद पाकिस्तान से पर्सिया की लगातार लड़ाई चलती रहे। जो ऊपर का इलाका तुर्कमेनिस्तान से लगता हुआ है उसको आप दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान बना देंगे। जो फाइनली तुर्कमेनिस्तान अपने आप में मिलाना चाहेगा तो आपकी लड़ाई लगातार तुर्कमेनिस्तान से भी चलती रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो ईस्ट में आपको इलाका दिख रहा है ऊपर का, उसको दक्षिणी अजरबैजान आप बना देंगे, सदर्न अजरबैजान बना देंगे। तो जाहिर है अजरबैजान उसके ऊपर दावा करेगा, उससे लड़ाई लड़िए। और एक हिस्सा आप कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं जो इराक और ईरान के बीच में बफर जोन का काम करेगा। कुर्दिस्तान मांगा तो गया था कई मुल्कों से, लेकिन ईरान के भीतर कुर्दिस्तान निकालने की प्लानिंग है। और यह प्लानिंग तब और समझ में आती है जब राइटर्स में यह खबर छपती है कि आर्म्ड कुर्द जो मिलिशिया के लोग हैं वो इराक से ईरान में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इराक से आकर ईरान के अंदर दिक्कतें पैदा करना चाह रहे हैं। वो कुर्दिस्तान वाला जो इलाका है, जो बॉर्डर जो मैंने आपको दिखाया, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह कुर्दिस्तान बनाने की प्लानिंग और खेल क्या है आप समझ सकते हैं, ताकि कुर्द मूवमेंट जो पूरा है उसको इस इलाके में रख दिया जाए, इनसे पर्शिया की लड़ाई, ईरान की लड़ाई चलती रहे और यह इलाका पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में रहे। तो ईरान को अलग अलग हिस्सों में बांटकर बेहद कमजोर कर देने का प्लान है ताकि तेल और गैस की लूट चलती रहे और जैसा मैंने कल भी बताया था कि लंबा सिविल वार चलता रहे। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग, बहुत सारे लिबरल लोग ये ज्ञान दे रहे हैं। कल एक सांसद महोदया लड़ रही थी साइमा से और ईरान की औरतों के जो हालात हैं उनकी बात कर रही थी। सारी बातें लगातार चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर अगर कब्जा कर लेता है और अपने खेल में सफल हो जाता है तो ईरान में कोई डेमोक्रेसी आ जाएगी। मैं बार बार सवाल पूछता हूं, कैसी डेमोक्रेसी आएगी? इराक जैसी डेमोक्रेसी आएगी, सीरिया जैसी डेमोक्रेसी आएगी या लीबिया जैसी डेमोक्रेसी आएगी? ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि इन मुल्कों में अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पे ही गया था। गद्दाफी को हटा के डेमोक्रेसी लागू करने की बात थी और लीबिया एक रेगुलर आप कह सकते हैं सिविल वार में फंस के बर्बाद, तबाह हो गया है। औरतों के हालात की बात है। देखिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि मैं किसी रिजीम का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज हिंदुस्तान में रहते हुए हम ईरान की औरतों की तालीम पर क्या बात करें, जहां 90% से ज्यादा, 98%, 99% औरतों का लिटरेसी रेट है। यानी 100 में से 98-99 जो औरतें होती हैं वो पढ़ी लिखी हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, वो हर तरह की नौकरियां कर रही हैं। हमारे यहाँ ये 70-80% के आसपास आता है, यानी हमसे ज्यादा वहां की औरतें पढ़ी लिखी हैं। ये मैंने आपको दिखाया ही कि ईरान की सड़कों पर बेहिसाब औरतें भी आपको बड़े आराम से दिखाई देती हैं और इस मूवमेंट में कितनी ही ऐसी औरतें हैं जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था वो आपको साथ आते हुए दिखती हैं ईरान की सरकार के। तो हम कौन होते हैं फिर ये कहने के कि जनता उनके साथ नहीं है? हाँ, इन सारे मुद्दों पे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक मोहतरमा है मलाला यूसुफजई, आप जानते हैं उनको नोबेल प्राइज मिला है और अमेरिका में ही रहती हैं। गजा में इतने दिनों तक नरसंहार चलता रहा, जेनोसाइड चलता रहा, जाने कितनी औरतें मार दी गईं, बच्चे मार दिए गए, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन मलाला यूसुफजई ने एक बार भी गजा की औरतों और बच्चों के दर्द पर बात नहीं की। अब जब ईरान में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है तो मलाला यूसुफजई का लंबा ट्वीट आता है जो बताता है कि औरतों को जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं उसके चलते वहां पर सारी दिक्कत पैदा हो रही है।
तो औरतों को पर्दा बनाकर आप तख्ता पलट की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि जहां आपने तख्ता पलट किया वहां औरतों को सारे अधिकार मिल गए। अफगानिस्तान में जब अमेरिका गया तो वहां भी पता नहीं क्या क्या बातें करता गया था। वहां तो डेमोक्रेसी थी, वहां तो एक बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी, उसको गिराया गया और गिराने के बाद अमेरिका कुछ वक्त रहा और फिर भाग आया। आज अफगानिस्तान में औरतों के क्या हालात हैं वो आप देख लीजिए। लीबिया में औरतों के क्या हालात हैं, इराक में औरतों के क्या हालात हैं, सीरिया में औरतों के क्या हालात हैं, आप देख सकते हैं। एक तस्वीर बस मैंने लगाई है, उसमें सारे मुल्कों के हालात आप देख सकते हैं। मैं आपको एक मैसेज पढ़वाना चाहता हूं और यह मैसेज जो है गद्दाफी की बेटी आयशा गद्दाफी जो ओमान में रहती हैं उन्होंने किया है और अपने अनुभव से उन्होंने बताया है कि अमेरिका जब लीबिया में आया तो उसने क्या किया, कैसे लीबिया को तबाह बर्बाद किया। वही प्लानिंग सारी ईरान में है। अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाता है तो यकीन जानिए औरतों की हालत और ज्यादा खराब होगी। आजादी वगैरह की बात छोड़ दीजिए, जिस तरह का गृह युद्ध चलेगा, सिविल वार चलेगा, वहां के इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो जाएंगे। और आज 98% औरतें पढ़ी लिखी हैं, नौकरियां कर रही हैं, कल उनके लिए और बुरी स्थिति पैदा होगी। तो जब दो में से चुनना हो तो आप चुनते हैं बेहतर कौन है। और अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान में से चुनना हो तो जाहिर तौर पे ईरान इस समय बहुत बेहतर नजर आता है। एक और सवाल है, ईरान को खत्म करना मतलब फलस्तीन में आप जो चाहे वो कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिजबुल्लाह को पालता है, हमास को पालता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे अरब मुल्क इस या उस तरह से अंत में इजराइल के साथ ही खड़े होते हैं। यूएई का तो पूरा रिकॉर्ड आ गया कि गजा में जेनोसाइड चल रहा था और यूएई पूरी तरह से मदद कर रहा था इजराइल की। जिस समय रेड सी को रोक दिया था हूथी ने, उस समय सारा माल किस रास्ते से जा रहा था? मैं सारा रास्ता आपको दिखा चुका हूं कि कैसे सऊदी अरबिया और यूएई ने रास्ता बना दिया कि इजराइल का माल जाता रहे। इजराइल के साथ सब जाकर खड़े हो जाते हैं, सीधे ना बोले लेकिन पीछे से खड़े हो जाते हैं। आज पूरे अरब वर्ल्ड की कंडीशन यह है कि जनता कितना भी फलस्तीन के साथ हो, फलस्तीन का झंडा लेकर या फलस्तीन का नारा लेकर सड़क पे नहीं आ सकती। जो सुल्तान लोग हैं, जो बादशाह लोग हैं, वो उठाकर जेल में डाल देंगे। अगर आप यूएई में फलस्तीन के फेवर में नारे लगाएंगे तो आप जेल चले जाएंगे, ओमान में लगाएंगे तो जेल चले जाएंगे, कतर में लगाएंगे तो जेल चले जाएंगे। तो ऐसे में ईरान इकलौता एक मुल्क है बड़ा जो फलस्तीन के साथ खड़ा है। आप हर चीज धर्म के चश्मे से देखेंगे तो फिर आपको यह भी कहना पड़ेगा कि इजराइल में भी तो यहूदी राज है। इजराइल में कौन सी डेमोक्रेसी है, इजराइल में कौन सा सेकुलरिज्म है जहां यहूदियों के अलावा सबके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है? इजराइल में तो मुसलमान सेफ नहीं रह पाते, ईरान के अंदर हजारों यहूदी बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो जब बेस्ट नहीं मिलना है तो जो है कम से कम वो तो बना रहे, उसको बिगाड़ कर और खराब करने की इजाजत कैसे दी जानी चाहिए? इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी के पक्ष में हैं, तो इस समय आपको अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और यह बेहद जरूरी है। रजा पहलवी की बात हो रही है। रजा पहलवी के बाप जब थे तो ईरान में कौन सी डेमोक्रेसी थी? थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए। हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई थी कि हिजाब नहीं बांध सकते हैं। मैं नहीं पसंद करता हूं, मुझे लगता है कि पर्दा वगैरह का जो सिस्टम है वो काफी पुराना हो गया, हटना चाहिए। लेकिन अगर हम जबरदस्ती किसी को पर्दा पहना नहीं सकते तो जबरदस्ती किसी का पर्दा नोच भी नहीं सकते। इसलिए कि हमें नहीं पसंद है हम किसी का पर्दा नोच दें, यह तो इनह्यूमैनिटी है। रजा पहलवी के बाप ने पर्दा नोचा था, हिजाब पर बैन किया था, जाहिर है जनता का गुस्सा था। और उनके समय तो एक पूरी मिनिस्ट्री थी जिसका काम ही यही था कि जो शाह के खिलाफ बोले उसको मरवा दो, उसको पीटो, उसको जेल में डालो। उनके समय में ही एक डेमोक्रेटिकली चुने गए प्रधानमंत्री को मरवा दिया गया था। 1953 की बात है। तो वो आकर कौन सी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो अमेरिका के पिट्ठू होंगे, इजराइल के पिट्ठू होंगे, और होगा यही कि जैसे तमाम सारे इजराइल के पिट्ठू गद्दियों पर बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, वैसे ही ईरान की गद्दी पर भी एक पिट्ठू बैठ जाएगा जो अपनी जनता का सत्यानाश करेगा, लेकिन तेल सारा का सारा अमेरिका के हवाले कर देगा। फिर ट्रंप ने जो कुछ कहा उसका मतलब क्या है यह समझने की कोशिश करना चाहिए। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि अमेरिका के अंदर भी दुनिया भर का अनरेस्ट चल रहा है। पहले एक महिला को मारा गया था जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा। अभी की कंडीशन यह है कि मिनेपोलिस में एक और आदमी को फेडरल जो एजेंट्स हैं उन्होंने मार दिया जबकि इमिग्रेशन की रेड पड़ रही थी। उसको लेकर मिनेपोलिस में जबरदस्त जुलूस निकला है और देश के दूसरे हिस्सों में भी जुलूस निकल रहे हैं, निकलेंगे। वेनेजुएला पे आक्रमण के लिए जो पूरी ताकत चाहते थे कि जब चाहे हमला कर दे, वो संसद से उनको, सेनेट से उनको नहीं मिली।
मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और अगर मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी नहीं जीतती है तो उनके खिलाफ इंपीचमेंट आ सकता है और हो सकता है ट्रंप जो अगले 20 साल तक शासन करने की सोच रहे हैं उनको 6 महीने में अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतरना पड़े। तो वो अपनी परेशानियों में फंसे हुए हैं, कभी ग्रीनलैंड की बात करते हैं, कभी ईरान की बात करते हैं। उनको भी पता है कि अगर जंग चलेगी तो हमारी कुर्सी बची रहेगी। ग्रीनलैंड का मसला यह है कि यूरोप इतनी आसानी से ग्रीनलैंड ट्रंप को देने को तैयार नहीं है। वहां पर प्रैक्टिस हो रही है, युद्ध का अभ्यास हो रहा है और उसमें डेनमार्क के साथ फ्रांस भी शामिल हो रहा है। डेनमार्क के कई मिनिस्टर्स का और प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। लेकिन डेनमार्क में जिस तरह की गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड को लेकर कुछ डील हो जाएगी। हो सकता है ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा बना रहे, लेकिन वहां पर बाकी सब करने की, वहां के पर्यावरण को नष्ट करने की, वहां का फायदा उठाने की जो ट्रंप की योजना है वो मोटा पैसा लेकर मान जाए और ट्रंप के हवाले डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ग्रीनलैंड चला जाए। लेकिन उसको लेकर अभी काफी तमाशा होना है और अमेरिका की जनता भी इतने ज्यादा इंटरवेंशन से नाराज है। उधर इजराइल की हालत यह है कि इनके चीफ ऑफ द स्टाफ जो थे नेतन्याहू के, उनके ऊपर कोर्ट ने बैन लगा लिया है, उनको डिटेन किया है, वो देश के बाहर नहीं जा सकते। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन की जो जांच है वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंची हुई है और उनकी अपनी कुर्सी आप जानते हैं गजा जंग से पहले से डगमगा रही है। तो दोनों को एक जंग चाहिए। इसके अलावा मैं बहुत डिटेल में आपको सऊदी अरब, यूएई और इजराइल वाला किस्सा सुना चुका हूं कि कैसे इजराइल के तमाम सारे इंटरेस्ट सऊदी अरब ने डिस्टर्ब किए हैं और उस झगड़े से ध्यान बटाना चाहते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर इनको एक जंग चाहिए ताकि इन सारी चीजों से ध्यान हटा सके। लेकिन अब जाहिर है कि ईरान इतना छोटा और इतना कमजोर मुल्क तो है नहीं। ईरान लगातार कह रहा है कि डिप्लोमेसी हम करेंगे, लेकिन जंग के लिए भी हम तैयार हैं। अगर आप हमला करेंगे तो जंग होगा और जंग अगर होती है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकन बेसिस पर भी हमला होगा, इजराइल पर भी हमला होगा। और पिछली 12 रोजा जंग में हम देख चुके हैं कि इजराइल का कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए ये सब तौल रहे हैं। पिछली बार 12 दिन लड़े, इतना नुकसान हुआ, लेकिन तख्ता पलट नहीं हो पाया। तो इनको यह लग रहा है कि और कमजोर हो जाए सरकार, उसके बाद जंग हो ताकि तख्ता पलट हो सके। क्या फायदा अगर जंग हो भी और तख्ता पलट कर भी ना पाए। तो यह कुछ दिन टाइम लेने का मामला है। प्लानिंग तो है इनकी, और अगर इनको लगेगा कि ईरान पर हम जंग थोपेंगे तो तख्ता पलट हो सकता है, तब तो ये हमला करेंगे। अगर नहीं लगेगा तो ये और इंतजार करेंगे। इसलिए यह सोचना कि ईरान से मुसीबत टल गई, ये बेकार की बात है। तेहरान टाइम्स जो है उसका मुखपृष्ठ मैं देख रहा था, उसका पहला पन्ना मैं देख रहा था, जिसमें यह तो कहा गया है बहुत साफ साफ कि देश भर में जो एहतजाज के आंदोलन चल रहे थे वो कंट्रोल में आ गए हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन यह मान लेना कि जंग का खतरा भी टल गया है, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। और ईरान जितने होशियार लोग हैं वहां पर, जितने सीनियर लीडर्स हैं, ऐसा मानने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसे जैसे होगा, जब जब होगा, ये सारा कुछ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। जो मैं अपील करता हूं वो तो मैं करूंगा ही कि अगर हो सके तो 3 रुपया रोज से भी कम की हमारी मेंबरशिप आप ले लें। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है, उस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा पिन कमेंट है या फिर डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी हमने लिंक दिया है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हमारी मदद कर सकते हैं सुपर थैंक्स खरीद के। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेजें ताकि ईरान पे जो हालिया डेवलपमेंट हो रहा है उस पर सबसे पुख्ता और सबसे सच्ची खबर उन तक भी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।